नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। हम है डीडी न्यूज़ का विशेष सांकेतिक भाषा का बुलेटिन। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आबू धाबी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गले मिलकर किया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी के आगमन पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों में आई मजबूती को सराहा। आबू धाबी में मंदिर निर्माण के लिए जताया विशेष आभार। दोनों देशों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर। यूपीआई से जुड़ी साझेदारी की शुरुआत। किसानों ने हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर फ्लाईओवर के सेफ्टी बैरियर को तोड़ा। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के दिल्ली कूच मामले पर राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का किया आह्वान। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, किसानों की मांग का स्थायी हल निकालने पर है सरकार का जोर। संदेश खाली में उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाले पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं पर बरसी पुलिस की लाठियां। महिला कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शा। यौन उत्पीड़न के आरोप पर अनुसूचित जाति आयोग ने लिया संज्ञान। 15 फरवरी को दौरा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आज बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण। देवेंद्र फडणवीस ने दिलाई सदस्यता। कहा, बीजेपी को मिलेगी मजबूती। और खेल की खबरों में स्पेन में चल रहे निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय युवा खिलाड़ियों का दमदार आगाज। 10 मीटर एयर राइफल के पुरुष वर्ग में किया क्लीन स्वीप। लड़कियों ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता स्वर्ण और कांस्य पदक। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यूएई यात्रा पर आबू धाबी पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी मौजूद रहे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी दुबई में होने वाले विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में प्रधानमंत्री का मुख्य भाषण होगा। पीएम मोदी आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 2015 से प्रधानमंत्री की यह संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं और पिछले 8 महीनों में तीसरी यात्रा है। आबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस दौरान व्यापक सामरिक साझेदारी को आगे बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। पीएम ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमीरात के राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त किया। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहाँ 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी ये हमारी निकटता है। और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से
एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति नारायण के भारत के प्रति निकटता दिखाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर के लिए मिले सहयोग का भी जिक्र किया। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहाँ बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। पीएम मोदी ने अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन यानी एमओयू का आदान प्रदान भी किया गया। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने अबुधाबी में यूपीआई रुपे कार्ड सेवा की शुरुआत की। इस दौरान यूएई राष्ट्रपति ने रुपे कार्ड का इस्तेमाल भी किया। पीएम मोदी यूएई दौरे के बाद कतर की राजधानी दोहा की भी यात्रा के लिए रवाना होंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद और उच्च गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यह पीएम मोदी की कतर की दूसरी यात्रा होगी। भारत और कतर के बीच मजबूत द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में $20 बिलियन है। पीएम मोदी की कतर यात्रा आपसी संबंधों और व्यापारिक रिश्तों को लेकर खास तो है, इसके अलावा इसकी कूटनीतिक अहमियत भी है। उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कतर ने फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। गौरतलब है कि कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के मामले में भारत सरकार को बड़ी राजनयिक जीत मिली है। और अब बात पश्चिम बंगाल की। संदेशखाली में उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाले पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं पर आज बंगाल पुलिस की लाठियां बरसीं। इंसाफ की गुहार को पुलिस के डंडों से कुचलने की कोशिश में महिला कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया गया। दरअसल बशीरहाट के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाल को पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। पुलिस की कार्रवाई में कई भाजपा कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आईं। भाजपा प्रदेश प्रमुख सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने बशीरहाट में एसपी कार्यालय की ओर कूच किया था। भाजपा के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने संदेशखाली के विभिन्न इलाकों में धारा 144 लागू करने के साथ 16 पंचायतों में इंटरनेट बंद कर दिया। हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता की पीठ ने संदेशखाली में धारा 144 को रद्द कर दिया। भाजपा का कहना है कि संदेशखाली की महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर यौन उत्पीड़न और अत्याचार का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि टीएमसी के स्थानीय नेता शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों पर स्थानीय महिलाओं ने मारपीट और शोषण करने का आरोप लगाया है। 8 फरवरी को इन महिलाओं ने शाहजहां और सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं संदेशखाली में अत्याचार मामले पर अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है और आयोग 15 फरवरी को संदेशखाली का दौरा करेगा। वहीं पश्चिम बंगाल से एक और खबर है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल की जेलों में महिलाएं गर्भवती हो रही हैं। 196 बच्चों का जन्म हुआ शीर्षक वाली मीडिया पोस्ट का संज्ञान लिया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 196 बच्चे जेलों में हुए, जहां चिकित्सा बुनियादी ढांचे का पूरी तरह से अभाव था। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डेलिना खोंगडुप की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दमदम सुधार गृह की जांच की और
इस संबंध में पश्चिम बंगाल के डीजीपी से मुलाकात की। किसानों के प्रदर्शन के बीच शंभू बॉर्डर पर काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। दिल्ली की तरफ बढ़ने की अपनी कोशिश के तहत जहां प्रदर्शनकारी किसान कभी पुलिस के बैरिकेड को जबरन हटा रहे हैं तो कभी फ्लाईओवर के बैरियर को तोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने हरियाणा पंजाब शंभू सीमा पर फ्लाईओवर के सेफ्टी बैरियर को तोड़ा। वहीं कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनकारी किसानों ने सीमेंट बैरिकेड हटाए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ ही पानी की बौछार भी की। हर जगह पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं। दिल्ली से सटी सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की सीमा पर पुलिस का सघन चेकिंग का अभियान जारी है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर यातायात बढ़ने के कारण गाड़ियों के रूट भी बदले जा रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो प्रदर्शन के कारण कई सीमाओं पर भारी ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे आंदोलन की वजह से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर वाहनों की रफ्तार थमी नजर आई। इस बीच दिल्ली बॉर्डर के आसपास आवागमन भी पूरी तरह से प्रभावित रहा। स्थानीय जनता के साथ साथ अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों के दिल्ली चलो प्रदर्शन के बाबत आईजी श्रीवास कविराज ने क्या कुछ कहा, ये भी देखते हैं। हरियाणा सर, हमें बच्चे की हार्ट सर्जरी है, हरियाणा में है सर, वहाँ संजीवनी हॉस्पिटल में पलवल में, इसलिए इसी सिलसिले में आए हैं। तो यहाँ पे था किसान आंदोलन और इससे हमें थोड़ी तकलीफ पहुँची है यहाँ तक पहुँचते। हमें तो नजर जाना है, वैसे भी कुछ ना मिले तो कैसे परेशान हो जाएंगे हम। आप लोग शेर से आ रहे हैं। हमारा एक लेक्चर मिस हो गया। हम सुबह 11 बजे पहुंचे हैं, 8 बजे के निकले और अभी भी हम 1 बजे निकले हैं। हम 3 बजे से ऊपर टाइम हो गया, हम घर नहीं पहुंच पाए। या अगर आप आंदोलन कर रहे हो तो उसकी आगे वाली चीज़ों के बारे में भी सोच के चलना चाहिए कि आगे लोगों को क्या क्या दिक्कत हो सकती है। काफ़ी समस्या हो रही है। हम लगभग स्वरूप नगर से पैदल ही आ रहे हैं। 2 क्लास छोड़ी है हमने, अपने हमारी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, हमारी लैब भी छूटी है, तो अटेंडेंस भी और काफ़ी चीज़ें होती है, तो टीचरों को भी समझाना काफ़ी टिपिकल पड़ रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है किसानों की वजह से। पुलिस को थोड़ा सा रास्ता खोल देना चाहिए। जो बुजुर्ग बसों में बैठे हैं वो थोड़ा आने की आगे अपने घर पहुंच पाएं। इतनी पब्लिक फंस रही है बेहिसाब। तो नरेला से आ रही हूँ, पहले तो वहाँ 2 घंटे खड़े रहे बसों के लिए, फिर लिबासपुर से पैदल आ रही हूँ बच्चे के साथ। अरे पैदल आ रहे भाई, एक तो दुखी हो रहे, सुबह से निकले फेरी करके आ रहे, ड्राई फ्रूट की फेरी कर दे, दुखी कर दिया किसान लोगों ने। समस्या बड़ी समस्या है सर। समस्या 3 किलोमीटर पैदल आ रहा हूँ, किराया भी ज़्यादा दिया, फिर भी बीच में उतर गया, उतरने के बाद फिर पैदल जा रहा हूँ। कुछ पब्लिक के बारे में भी सोचे, जैसे पब्लिक इतनी दूर से चल के आ रही है, साथ में छोटे छोटे बच्चे, एकदम ही पता चल रहा है कि भाई कि बसों से उतरो और जाओ पैदल। तो आमजन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो किसान यहाँ पहुँचे हैं और ख़ास तौर से हर वर्ग, यानी अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात की जाए, मासूम बच्चों की बात की जाए, काफ़ी लंबा सफ़र अब उन्हें पैदल तय करना पड़ रहा है। वाहनों की जो रफ्तार है वो बिल्कुल थम चुकी है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, किसानों के दिल्ली चलो प्रदर्शन को लेकर आईजी श्रीवास कविराज ने अम्बाला में कहा कि किसान अगर पैदल, बस या ट्रेन से आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। ट्रैक्टरों को एंट्री नहीं दी जाएगी क्योंकि इससे यातायात संचालन में बाधा आती है, जिससे आमजन को असुविधा होती है। जो हमारे किसान भाई पंजाब से आ रहे हैं उनका स्वागत है। वो पैदल आना चाहे वो आ सकते हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर से लेकर आएंगे उससे जो है यहाँ पर यातायात बाधित होगा। और आगे जो अगर वो दिल्ली की तरफ भी जाते हैं तो ट्रैक्टरों से पिछली बार भी हुआ था, सारे लोग परेशान हुए थे, यातायात बाधित हो गया था और सोनीपत के पास सारी इंडस्ट्रीज़ थी वो भी बंद हो गई थी, तो हरियाणा के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। वो आना चाहते हैं, बेशक वो आएँ, पैदल आएँ, तो हमें पैदल आते हैं हम उन्हें जाने देंगे। बसों से जाएँ, ट्रेन से जाएँ, हम उन्हें जाने देंगे, लेकिन ट्रैक्टर से अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें जाने देंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आंदोलनकारी किसानों से प्रदर्शन को वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार 2 बार उनसे बात कर चुकी है और आगे भी वो बातचीत के लिए तैयार हैं। बात तो
केंद्र सरकार दिल्ली से यहाँ आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। हम शांति भंग नहीं होने देंगे और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं। किसानों के दिल्ली कूच के दौरान रोड ब्लॉक और आवाजाही बाधित करने के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि किसी को इस प्रदर्शन से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए और विवाद के निपटारे के लिए पंजाब और हरियाणा के साथ दिल्ली सरकार भी मिलकर काम करे। हाई कोर्ट ने सभी सरकारों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश दिए हैं। याचिका दाखिल करने वाले वकील अरविंद सेठ ने कहा कि इस तरह हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को प्रदर्शन में ले जाने से सड़कें बंद हो गई हैं और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों से अपील की है कि किसान आम जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कुछ भी करें, लेकिन ऐसे तत्वों से बचें जो किसानों को बदनाम कर सकते हैं और आम जनता को किस तरह की दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल रखें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर स्थायी समाधान खोजने का उन्होंने इसके साथ ही आश्वासन भी दिया। सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अशोक चौहान आज भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमर राजूलकर ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने से एक दिन पहले 12 फरवरी को अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया है। अशोक चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा में योगदान देने के लिए वो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अशोक चौहान के बीजेपी में प्रवेश की वजह से राज्य में बीजेपी की स्थिति और मजबूत हुई है। सबका साथ सबका विकास ये भूमिका लेकर प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर इम्प्रेस हूँ, निश्चित रूप से इम्प्रेस हूँ मैं। आज जब हम देख रहे हैं कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों के साथ साथ डेवलपमेंट भी जिस रफ्तार से इस देश में हो रहा है हम सबके लिए बहुत ही प्रशंसनीय है और आने वाले समय में हम सब साथी मिलकर देश में एक पक्की मजबूर भाजपा की सरकार लाने का हमारा प्रयास निश्चित तौर पर रहेगा। वहीं बिहार में भाजपा के बाद जेडीयू ने भी राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। जेडीयू की तरफ से संजय झा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। जेडीयू के 2 सदस्यों वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल हेगड़े का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है। संजय झा बिहार में पिछली सरकार में जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क मंत्री थे। 15 राज्यों में राज्यसभा की कुल 56 सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होने हैं। गौरतलब है कि बिहार से बीजेपी ने इस बार भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन के मौके पर नंद किशोर यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने गुजरात दौरे के दौरान आज वलसाड में श्रीमद राजचंद्र मिशन का दौरा किया। श्रीमद राजचंद्र एक जैन कवि, दार्शनिक, विद्वान और सुधारक थे। उन्हें जैन धर्म पर उनकी शिक्षाओं और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए जाना जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राजचंद्र मिशन द्वारा समाज के सुधार के लिए किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। ये संस्थान जिस दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये दुनिया के 200 से ज़्यादा उनका सेंटर्स है। इसी सेंटर्स में लोग जाके यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करने के साथ साथ पूरा मानवता को ये ज्ञान पहुँचाए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम क्या कर रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए संशोधित नीति दिशा निर्देश जारी किए। चेन्नई के अन्य विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन दक्षिण के दौरान ये संशोधित नीति दिशा निर्देश जारी किए गए। अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने मुख्य भाषण में सामुदायिक रेडियो के महत्व पर प्रकाश डाला। सामुदायिक रेडियो स्टेशन की वित्तीय स्थिरता और सामुदायिक रेडियो क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जिन नीति दिशा निर्देशों में और संशोधन किए हैं, क्या हैं वो, उनकी अगर बात की जाए काफ़ी महत्वपूर्ण। इनमें कई जिलों में काम कर रहे पात्र संगठन संस्थान को संचालन के विभिन्न जिलों में अधिकतम 6 CRS स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वह मंत्रालय द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करता हो। ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट की प्रारंभिक समय अवधि बढ़ाकर 10 वर्ष हो गई है। CRS के लिए विज्ञापन का समय 7 मिनट प्रति घंटा से बढ़ाकर 12 मिनट प्रति घंटा कर दिया गया है। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए विज्ञापन की दर 52 रुपये प्रति 10 सेकंड से बढ़ाकर 74 रुपये प्रति 10 सेकंड कर दी गई है। किसी संगठन को जारी आशय पत्र की वैधता 1 वर्ष निर्धारित की गई है। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति के लिए आवेदक को 3 महीने का बफर भी दिया गया है। तो फिलहाल के लिए हमारे इस सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।